Morning class 9. Now we will start the topic which we are running on the last video, that is in history, French Revolution. We have done the introductions on the first video of history. So on the last class we have discussed about that the society of state was part of the feudal system. कि जो societies थी हमने discuss किए थे, first states, second states and third states. याद होना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं याद है तो एक बार वापस रिकॉल करने के लिए आप जब ये वीडियो देखें तो वापस से पहले आप पुराना वाला वीडियो भी एक बार देख लें, ठीक है? तो आपको वापस समझ में आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट जिस तरह से उन्होंने बनाया था सोसाइटी को, और मोस्टली जो भी बर्डन था वो किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट्स को था. तो ये जो सिस्टम जो थे कब से 1789 से पहले जो सिस्टम थे उसे उस सोसाइटी को नाम दिया गया था ओल्ड रीजन्स, ठीक है? तो इस तरह से ये हो गया. तो द टर्म ओल्ड रीजन इज डिस्क्राइब द सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. इट मीन्स जो भी सिस्टम था इस समय से पहले सोसाइटी जैसी भी रूल करी थी, जितने पार्ट्स में डिवाइड की थी, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता था ओल्ड रीजन्स. क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे टैक्स वाले सिस्टम कि टैक्स किस तरह से होता था. उस समय टैक्स का क्या सिस्टम्स था. नाउ फिगर शोज, हमने फिगर्स पहले से देखी थी, वो दैट वाज फिगर्स में बता रहे थे किस तरह से हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड. Peasants made up of 90% of the populations. However, only small number of them owned their land. They cultivate. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the richest members of the states. तो यहाँ पे क्या बताया गया? Peasants made of 90%. पॉपुलेशन अगर हम फ्रांस का मानते तो देखा गया कि फ्रांस का पॉपुलेशन जो 90% है वो कौन है? वो गरीब है, पीजेंट्स है, फार्मर्स है, किसान है वो, ठीक है? लेकिन उनके पास जो ज़मीन है क्या है? वो स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन. उसमें से जो 90% है वो सभी नहीं है. ये वापस एक बार ये देख लो आप, ये वाला है जहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट, क्लर्जी, चर्च से रिलेटेड चर्च वाले, उनसे उनके अंदर जो काम करते वो हो गए नोबलिटी और रिच पीपल्स, पैसे वाले. और थर्ड स्टेट्स को वापस 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट स्टेट में कौन है? फर्स्ट स्टेज में बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास पीपल जो बोल सकते हैं, लॉयर्स है, जो अपनी अर्निंग के बेस पे उनके पास जो पैसे हैं. सेकेंड वाला जो पीजेंट एंड आर्टिसंस है कि वो पीजेंट्स ज़मीन है इनके पास थोड़ा बहुत, और जो कुमार जो काम करते हैं, बर्तन बनाते, कोई भी आर्टिसंस है. और थर्ड वाले में देखो स्मॉल पीजेंट है जिसके पास जो है 2 हेक्टर से भी ज़मीन जो है कम है, लेस देन 2 हेक्टर्स, ठीक है? लेस देन 2 हेक्टर्स जो है ज़मीन वो कम है. तो ये वाले जो है कितनी? लेस देन, ये साइन तो पता ही आपको, लेस देन 2 हेक्टर्स, इनके पास इतनी सी भी ज़मीन जो है कम है. अब ये लोग इसमें क्या लैंड में क्या करेंगे? एग्रीकल्चर्स कितना करेंगे? उनको क्या मिलेगा और क्या टैक्स भरेंगे? उसके बाद आता है लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो क्या करेंगे? मजदूरी करते हैं. तो इसी तरह से ये वाला था जो फिगर, इसके बारे में कहा जा रहा है. अब इसमें कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो थर्ड स्टेट जो है मोस्टली देखो 90% है, बचा 10%, ये दोनों आ गए. तो ये 90% पॉपुलेशन है और ये 10% पॉपुलेशन है. लेकिन 90% पॉपुलेशन के पास जो है क्या नहीं है? उनके पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो बहुत ही कम है. अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे. थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ईजी हो जाए. हाँ, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है स्मॉल, उनमें सभी के पास नहीं है, सम ऑफ द, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम, किसी के पास थोड़ा सा है, बाकी के पास नहीं. बाकी कौन थे? वो लैंडलेस है, ज़मीन नहीं था उनके पास, और ऊपर वाले में थोड़ा सा ज़मीन था. अबाउट 60% जो है ज़मीन जो है. तो अब जो यहाँ पे 60% ज़मीन आ गया किसके पास है? चर्च वाले के पास है, नॉबल्स के पास है.
एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट्स में कौन आ गया? पहला फर्स्ट स्टेज में कौन था? प्रोफेशनल लॉयर्स ये थे, टीचर्स, ये उनके पास आ गया, चर्च वाले के पास, नॉबल्स के पास। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नॉबल्टी इंजॉय। तो यहाँ पे देखो कि अगर 60% 40% ज़मीन जो है बोला गया इनके पास है, पॉपुलेशन तो 90% है, लेकिन ज़मीन की जो बंटवारा किया गया वो 40-60 कर दिया, 40% और 60%। तो 40% में जो है ज़मीन कितना है? लेस देन, मोस्टली किसी के पास है वो भी नहीं है, और 60% जो है मोस्टली अच्छी खासी है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो किसके पास है? नॉबल्स के पास है, चर्च वाले के पास है, और थर्ड स्टेट्स में जो रिच पीपल थे उनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी। अब आता है द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स। कौन था वो? क्लर्जी, चर्च वाले, एंड नॉबल्टी द रिच पर्सन। ठीक है, जो रिच सोसाइटीज़ में, हाई क्लास सोसाइटीज़ में जो राजा के उसके नीचे में जो अमीर वाले होते हैं उनको बोला जाए, जिनका स्टेटस है सोसाइटी में, उनके नाम है। इनको कहा गया दे हैव सर्टन प्रिविलेज बाय बर्थ। बाय बर्थ ना, जन्म से ही अगर किसी ने इन दोनों में किसी ने बर्थ लिया तो उनको क्या है कि उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, फैसिलिटीज़ जो भी मिलती है उन सभी इन्हीं को मिलेगी। तो प्रिविलेज मीन्स फैसिलिटीज़, जो भी प्रिविलेज है उनको इन सभी दोनों को मिलेगा बाय बर्थ, जन्म लेते ही। ये नहीं कि आप उस इस स्टेट में जन्म लिया है, नोबल्टीज़ या क्लर्जी में, तो आपको ये राइट्स है। तो इसी तरह से इस सोसाइटी को डिवाइड किया गया था बिफोर 1789, ये सिस्टम चल रहा था। मोस्ट ऑफ देम वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑफ द स्टेट्स। लगभग सभी जो थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉय फेडरल प्रिविलेज, और जो नोबल्स थे इसके साथ साथ, नोबलिटी दैट इज़ नोबल, इतना भी नहीं बल्कि इनको फेडरल ज़मींदारी प्रथा भी सौंपी गई थी, ज़मींदारी प्रथा भी सौंपी गई थी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्लर्जी जो थे और नोबलिटीज़ इंजॉय कर रहे थे, बहुत कुछ प्रिविलेजेस मिल रहा था इन दोनों को। ठीक है, फैसिलिटीज़ मिल रही थी, साथ साथ टैक्स से भी छुटकारा मिल गया। साथ में उसको क्या बोला? नोबल्स को और क्या दे दिया? इसको फेडरल सिस्टम दे दिया, ज़मींदारी प्रथा, ये भी इंजॉय करेंगे। मतलब इनके अंडर में जो फार्मर्स है ना, लेबरर्स है, लैंड, वो इनके अंडर जो है, उनके अंडर में जो लैंडलेस है वो काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे इनको आराम से, और इस तरह से टैक्स, इनको भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा, मतलब नोबल्स को भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा फार्मर्स को। तो इसी तरह से ये भी इनके ऊपर डाल दी गई इंजॉय करने के लिए। मतलब जितनी सुविधा, जितनी फैसिलिटीज़ है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को दिया जा रहा है। Now दिस इंक्लूड्स फेडरल्स ड्यूज़। आप देखो किस तरह से क्या क्या देना पड़ता है, दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। सब अब फेडरल ड्यूज़ भी इन्हीं को देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बता दिया नोबल्स को दे रहा था। तो इसी तरह से पीजेंट वे ऑब्लाइड टू रेंडर सर्विस। अब राजा की हुकूमत से, राजा ने जो ऑलरेडी जो फॉलो करते हुए आ रहे, जो रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे, पीजेंट वे ऑब्लाइड, उनको क्या है कि उनको अपनी ज़मींदार की बात माननी पड़ेगी। उनके ज़मीन में वो काम करते हैं, वो जैसा बोले फ्री में करना है, उनके घर पे थोड़ा सा काम भी कर देना है। इसी तरह से टू वर्क इन द फील्ड इन देयर हाउस एंड सर्व इन द आर्मी। क्योंकि फेडरल सिस्टम में भी, फेडरल्स में ज़मींदार जो होते थे वो गांव में, सोच लो कि बहुत बड़े हो गए, पैसे वाले हो गए, तो ये भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी रखते थे छोटा मोटा। तो उसके अंदर भी तो रोड में बनाने की इस तरह से वो काम करवाते थे उसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो थी इस तरह से रूल कर रहे थे वो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि टैक्स के लिए, तो एक बार यहाँ पे टैक्स वाला देख लेते हैं। सबसे पहले आपके बुक में भी है ये वाला, आप देख लो कि आपके ग्लॉसरी में ये वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है, अतिथिस। अब यहाँ पे आ रहा चर्च टू एक्सट्रैक्ट हिज शेयर्स ऑफ टैक्स कॉल अतिथिस। जो चर्च वाले थे, मतलब कौन से थे ये? चर्च में कौन आ रहा था? कौन सी? क्लर्जी, है ना, क्लर्जी। तो ये क्लर्जी वाले जो थे वो जो टैक्स ले रहे थे, किससे ले रहे थे? पीजेंट से। मतलब बेचारे थर्ड स्टेट से ही ले रहे थे। और थर्ड स्टेट की कौन सी कैटेगरी है? दूसरा या तीसरा। पहला वाले में तो प्रोफेशनल थे ये। तो इसी तरह से ये जो टैक्स ले रहे थे उसे टैक्स को कहा जाता था तिथिस, दैट इज़ इसे 1/10 जो था वो उनको देना पड़ेगा। मतलब जो प्रोडक्शन होगा उसका कितना देना पड़ेगा? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस।
तो इसलिए उस टैक्स को नाम दिया गया थीथीस। फिर आता है ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैज़ टू पे टैक्स टू द स्टेट्स। तो ये टैक्स सभी को देना पड़ेगा, फर्स्ट थर्ड स्टेट्स के पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को देना पड़ेगा। पहले वाले को प्रॉब्लम तो आएगी नहीं क्योंकि वो पैसे वाले थे, थोड़े बहुत तो पैसे था। प्रॉब्लम आएगी सेकंड वाले को, थर्ड वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा दूसरा टैक्स क्या है, टैलीज। ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब अब किंग को भी देना पड़ेगा, कुछ हिस्सा जो भी है वो किंग को देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट, ताकि उसके ख़जाने में पैसे जाए, उसके ट्रेजरी में पैसा जाए। तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हुआ, ये दूसरा हो गया। तीसरा कि इनडायरेक्ट जब भी हम कोई खाना कुछ भी सामान खरीदते हैं मार्केट में, पता है आपको, तो उसमें सर्विस टैक्स ऐड होती है, तो इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गई। तो ये टैक्सेस तो हो गई। साथ साथ अभी हमने देखा था कि किसमें फेडरल सिस्टम में भी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि फेडरल्स भी चार्जेस कर रहे थे, यहाँ पर भी उनको थोड़ा सा टैक्स ड्यूज़, फेडरल ड्यूज़ देना पड़ रहा था। किसे, नोबल्स चार्ज कर रहे थे। तो ये कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से वो टैक्सेस उनसे ले रहे थे। तो ये चीज़ें क्या थी, अच्छी थी। बेचारे थर्ड स्टेट्स के लोग तो और गरीब हो, पैसे ही नहीं थे खाने के लिए, और इतना सारा टैक्स भरते भरते उनके पास कुछ बचेगा। देखो यहाँ पे एक इमेज है, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. तो ये जो पिक्चर है वो लैंडलॉर्ड वाला ही पिक्चर है, ठीक है। ये पेंटिंग है कि किस तरह से बेचारा फार्मर्स जो है उसको जो फेडरल ड्यूज़ देना पड़ता है, जो हमने बताया अभी, तो सब कुछ लेके आया, ग्रेन्स है, मे बी वीट है, फ्रूट्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें एटीट्यूड उसकी जो है, खुशी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में आप एनसीईआरटी जो भी फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, और जो नहीं कर रहे हो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था मैं आपकी बुक से पढ़ाऊँगी, लेकिन ये जो टॉपिक थी हिस्ट्री वाली, बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और आपकी बुक्स में मैंने देखा एडवाइज़र वाली बुक्स में, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं इस बुक्स के थ्रू जा रही हूँ। आप इसके बाद उस टॉपिक को रीडिंग कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, लगभग सेम जैसा ही है। बट मेन जो है हमारा बुक, जो ओरिजिनल बुक है वो ये वाला बुक है, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। क्वेश्चन इसी के बुक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब हम आते हैं द स्ट्रगल्स टू सर्वाइव। तो इतने जो बेचारे जो थे, कौन, थर्ड स्टेट्स के पीपल्स, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, ज़िंदा कैसे रहेंगे इतना सब कुछ। तो वैसे में जैसे सोच लो आज हमारे यहाँ पर करेंटली यहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो आपका लाइव एग्जाम्पल चल रहा है हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक चल रही है, एपिडेमिक चल रही है, जिस बीमारी के कारण जो गरीब बेचारे भूखे मर रहे, कुछ नहीं उनके पास। तो ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी बहुत बार फ्रांस में देखा गया। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई 23 से 28 हो गया, बट प्रोडक्शन का कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो बच्चे एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन, उनको फूड कहाँ से मिलेगी, दे ऑल डिपेंड ऑन द सेम फूड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब उसकी डिमांड जो थी, प्रोडक्शन की, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसी तरह से अब डिमांड ज़्यादा था, खाना कम था, तो क्या हुआ, प्राइस जो था ब्रेड का, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड वीट होती है या राइस होती है, वहाँ पे उनका स्टेपल फूड होता है ब्रेड, वो जो था मेजॉरिटी वो उन्होंने, लोगों ने बढ़ा दी, जो बेच रहे थे उन्होंने बढ़ा दी, उसकी प्राइस बढ़ा दी। लेकिन जो वर्कर्स थे एज लेबरर, जो वर्क करते थे इन वर्कशॉप में, उनका जो पेमेंट होता था, वेजेस जो होता था, वो तो फिक्स था, वो तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्राइसेस बढ़ा दी। तो इस तरह से जो गैप थी, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच। तो प्रॉब्लम किसे हो रही थी, पुअर को हो रही थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुअर को हो रही थी, रिच को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो गैप है वो बढ़ता गया, द थिंग बिकम वर्सन, और सिचुएशन जो है सुधारने के बजाय और भी ख़राब होते रहे, वर्सन मीन्स बहुत ख़राब। और सिचुएशन ऐसा हो गया कि इतना ही नहीं, साथ में ड्रॉट आ गई, सूखा हो गया, या फिर हेल हो गई, जिससे रिड्यूस, जिस तरह से ओले पड़ गए। तो जो प्रोडक्शन था, जो अनाज था हार्वेस्ट होना था, वो ख़राब हो गया। तो इससे क्या हो गया, क्राइसिस मीन्स कमी। किस चीज़ की कमी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स यहाँ पे समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली,
तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस ओल्ड रीजन में ये चीज़ें हमेशा देखा गया, ये होता गया। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सिंपल मीनिंग है, जहाँ पे मैं बता रही हूँ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपके शायद ग्रॉसरी में दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ बेसिक जो याद रहे आपको। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है व्हेन बेसिक नीड, और बेसिक नीड ब्रैकेट में मैंने फूड लिखा है, ठीक है। बेसिक नीड सच एज फूड इज इन डेंजर। टू सर्वाइव, जब हमारा बेसिक जो नीड्स है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है हमारा, अगर वो हमें नहीं मिलेगा, फूड्स वो खतरे में है, तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो अल्टीमेटम क्या होगा? टू सर्वाइव। तो अल्टीमेटम लास्ट का क्या होगा? डेथ, डी फॉर डेथ। तो ये था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। इसके देखो वर्ड यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा है, इन एक्सट्रीम सिचुएशंस वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये हार्ड वर्ड्स में बता दिया मैंने, इजी वर्ड में बताया था आपको। तो ये चीज़ है कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन होता है एकदम बहुत कि अब जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो खतरे में है। तो अगर खतरे में, तो मतलब हम भी नहीं रह सकते। जब खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग कितने दिन भूखे रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते करते अल्टीमेटमली क्या होगा? पीपल विल डाई। समटाइम दे विल गो इन नेगेटिव, दे विल स्नैच फूड फ्रॉम द आउटसाइड। जिनके पास खाना है किसके पास जाएंगे? क्लर्जी या फिर नोबल्स के बाद। अगर वो पकड़े गए तो भी मारे जाएंगे, या फिर कुछ लोग जो है हिम्मत नहीं करेंगे कि चोरी करेंगे, वो क्या करेंगे? दे विल मूव टुवर्ड दैट डस्टबिन, जहाँ पे खाना लोग फेंक देते थे बाहर, वहाँ से पिक करके खाएंगे। अब वहाँ से खाना भी मतलब उनके लिए समझो वो ख़राब है, तो वो भी अल्टीमेटली अगर वही ख़राब खाते रहेंगे तो शरीर में क्या जाएगा? बीमारी फैलेगी। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो थी अच्छी नहीं थी। देखो ये यहाँ पर है सब्सिस्टेंस क्राइसिस के, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है? लास्ट सिचुएशन क्या है? बैड हार्वेस्ट हुआ अगर, ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए? फिर उसके बाद क्या होगा? द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। तो वो क्या क्या करेंगे? 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स मैंने आपको अभी डिस्कस किया, 2 चीज़ों, एपिडेमिक बीमारी, दूसरा वाला करेंगे तो भी एंड डेथ। एंड क्या है? डेथ है, ठीक है। तो इसका क्लू जो है इसके नीचे ही है, ये रहा। तो इसे आप कर लेना, ऊपर लिख लेना, हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस अकर, और इसके रहो ये उसकी, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ये चीज़ें उसकी आंसर है, इसको कर लेना अगर करना है तो। इससे वो याद हो जाएगा, एक आंसर शॉर्ट जो है तैयार हो जाएगी आपकी। अभी आप फर्स्ट बैच हो इस CBSE के पैटर्न से, 9th में हो, तो इस तरह से इसकी जो है पैटर्न थोड़ी सी अलग होगी RBSE से। तो आपने आपको उस तरह से अपने को चलना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस है, हमें हर टॉपिक को ही देखना है सही से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेगस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। किस तरह से ग्रोइंग मिडिल क्लास किस तरह से ग्रो हुए? हमने देखा था मिडिल क्लास में कौन था? प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स जो थे। फिर किस तरह से उन्होंने उस प्रिविलेजेस को, जो भी प्रिविलेजेस मिल रहा था, किसे मिल रहा था? फर्स्ट क्लास और फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स को, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड रिवॉल्ट, इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट्स किया था, किस लिए? ताकि इंक्रीजिंग टैक्स जो हो रही थी उसके खिलाफ, अब फूड्स की कमी हो रही थी उसके खिलाफ। बट दे लैक द मीन्स, लेकिन उनके पास कोई भी लीडर नहीं था उसको, ताकि वो आगे भी उस चीज़ को अच्छे से ले जाए। एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल
स्केल मेजर दैट कुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से भी इन्होंने रिवॉल्ट की थी, आवाज़ उठाई थी, पैसे इंक्रीज़ हो रही थी, फूड्स के दाम बढ़ रहे थे, खाना कमी हो रहा था, मिल नहीं रहा था, लेकिन इसके पास अच्छा कोई लीडर नहीं था जाके इस प्रोग्राम्स को इसको आगे ले जाए। तो इसीलिए वो बीच बीच में स्टॉप हो जाता था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन थर्ड स्टेज हु वर बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। लेकिन कहा गया ये चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दी, क्योंकि पैसे वाले पढ़े लिखे जो है इसको ये कर सकते थे। और हमने देखा थर्ड स्टेट्स में अगर हम जाते थे तो उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज थी, 1 2 3। पहला प्रोफेशनल था, पी फॉर प्रोफेशनल। दूसरा कौन था? स्मॉल फार्मर, लेबर, फार्मर एंड आर्टिसंस। और ये था एकदम उससे भी नीचे लेबर्स, ये लेबर्स वाले थे। तो ये लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया? प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ा था। अब प्रोफेशनल्स जैसे करेंगे, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज, तो स्टेट्स उनको छोड़ दिया गया जो ऑलरेडी पैसे थे उनके पास, तो वो कितना करेंगे? वो थोड़ा बहुत करेंगे फिर चुप हो जाएंगे, इसलिए उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो इसी तरह से इनके पास अच्छा कोई लीडर नहीं था जिस तरह से उस मूवमेंट को वो आगे लेके जाए। फिर द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्ज ऑफ सोशल ग्रुप्स। लेकिन 18th सेंचुरी में एक कुछ अच्छा कुछ दिखा, सोशल ग्रुप्स के इमर्ज हुआ, जिसे लोगों ने नाम दिया, जिसे हमने मिडिल क्लास के नाम से जाना। हु अर्न देयर वेल्थ, उन्होंने पैसे कैसे कमाई? एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, अपने देश से छोड़ के दूसरे देशों में जाके बिजनेस किया, पैसे कमाए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, कॉटन की, वुलन की, सिल्क की, एक्सपोर्ट्स किया, और धीरे धीरे सोसाइटी में उनका पैसा बढ़ते गया और नाम होते गया। इन एडिशन टू मार्जिन्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड स्टेज ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशनल्स। तो इस तरह से इन्होंने जब पैसे कमाए, मर्चेंट्स आ गए। प्रोफेशनल तो थे ही पहले से, लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, अब मर्चेंट्स भी हो गए, तो पैसे की कमी जो थी उनके पास धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। नाउ दे बिकम एजुकेटेड ऑल्सो, पैसे आ गए तो पढ़ाएंगे, एंड बिलीव्स दैट नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और जब पढ़ाई की तो उनके पास जो अंधविश्वास की चीज़ें थी कि अब से हम लोग क्या है ये लड़ेंगे कि कोई भी जन्म से उन्हें वो राइट्स नहीं दिया जाएगा जो बाकियों को मिल रहा था, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट्स, कि वो कैसा है, क्या करता है, इस पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि जन्म से कि उसने कौन सी सोसाइटी में, कौन से स्टेट में जन्म लिया है। ठीक है, भले इस थर्ड स्टेट में अगर कोई लायक हो तो उसे भी प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो दिस आइडिया जो था धीरे धीरे ये आग की तरह पूरी सोसाइटी में फैलने लगा। एंड द पीपल स्टार्टेड विद फ्रीडम, इक्वलिटी की बात करने लगी कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे ये आग की तरह फैलने लगा। साथ साथ लोगों ने बुक्स भी पढ़ी, फिलोसोफर्स की बुक्स भी पढ़ी जिन्होंने इनके बारे में लिखा, जैसे जॉन लॉक, जेन जैक्यूब रूसो। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक ने लिखा था। तो लॉक ने क्या लिखा? जॉन लॉक ने लिखा था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। फिर टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स, की राइट्स किसके पास होना चाहिए, सही मायने में राइट्स किसका है, कौन रूल कर सकता है। इस तरह से इन्होंने बुक्स लिखी। फिर रूसो ने भी लिखी, उन्होंने कहा सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट शुड बी हैविंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल। सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तभी वो रूल अच्छा सा कर सकता है। तो धीरे धीरे न्यू आइडियाज़ उनके अंदर आने लगा। फिर उसके साथ साथ द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा। इन्होंने बताया द प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इस तरह से इसको डिवाइड कर दो, फिर रूल करें हम। तो इस तरह से लोगों ने इनकी बुक्स पढ़ी तो उनको बहुत कुछ न्यू आइडियाज़ आने लगा कि फिर उनका गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो साथ में उनके पास एक मॉडल सामने आ गया यूएस से, जो किससे लड़ा था, और ब्रिटेन, इवन फ्रांस ने इनको पैसा दिया था यूएस को लड़ने के लिए। ठीक है ना, तो यूएस ने लड़ाई लड़ी ब्रिटेन से, अपने आप को आज़ादी दिलाई। तो इतना सब कुछ होने पर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ, गारंटेड ऑल इंडिविजुअल्स, सभी को इंडिविजुअल राइट्स दिया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं उनको एक न्यू आइडियाज़ देने लगी, तो जिसके लिए लोगों में फिर अब हिम्मत आने लगा कि वो रिवॉल्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये कहानी अब यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।